हाय गाइस। टेक्स्ट बुक पे स्टार्ट हो गया है फ्लैश सेल, जो कि सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए है। इसमें आपको जो टेक्स्ट बुक का पास है जो ईयरली मिलता है 12 मंथ्स के लिए, वो 399 रुपीज़ में ना मिलकर 360 रुपीज़ में मिल रहा है। बहुत ही अच्छी डील है, ज़रूर से ज़रूर आप ये पास ले लीजिए। आज तक का ही आपके पास टाइम है। इसके अलावा अगर आप यूज़ करते हैं कोड स्टेनो STENO, तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा 39 रुपीज़ का। बहुत बहुत अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल टेस्ट सीरीज़ आपको इस टेक्स्ट बुक ऐप या फिर जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी। और इसमें 500 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए टेस्ट जो सीरीज़ हैं वो आपको मिलती है। 39,000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ आपके पास इसमें होती है। और इसके साथ ही ये जो टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस आपको इसमें टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएगी। तो जल्दी से इस डील का फ़ायदा उठाइए और पास परचेज़ कर लीजिए। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के स्किल टेस्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम कब हो सकता है, मतलब स्किल टेस्ट कब हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में डाउट है और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई नो कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है जब आपको कोई डेट एक स्पेसिफिक नहीं पता होती, आपको पता नहीं होता कि आपके पास ज़्यादा समय या कम समय है। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि आपके पास जितना भी समय है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कब एग्ज़ाम हो सकता है। तो अभी 2 महीने तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। मेरे अंदाज से ये आपका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगस्त सितंबर के बीच में ये एग्ज़ाम हो। तो इस हिसाब से अभी आपके पास लगभग 3.5 महीने तो हैं जिसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सेकेंड बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम अगर 3.5 महीने में होगा तो आपको किन किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने फाइनल प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्किल टेस्ट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो कई वीडियोज़ में आपको बताए हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। अगर वो सारे वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सब का लिंक मिल जाएगा। ज़रूर वो सारे वीडियोज़ देखिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। छोटी छोटी चीज़ें उसमें मैंने बीच बीच में बताई हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्किल टेस्ट के प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले वो देख लीजिएगा। यहाँ मैं सिर्फ कुछ पॉइंट शेयर करूँगी कि आप ये ज़रूर ध्यान रखिए इस समय, मतलब फाइनल जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में आपको रखनी है। बाकी जो प्रिपरेशन का पार्ट है कि कैसे आप स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप वर्ड्स छोटे लिख सकते हैं, क्या क्या ट्रिक्स अपना सकते हैं, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी वीडियोस हैं उनमें आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें स्किल टेस्ट प्रेप नाम से वो प्लेलिस्ट है, उसमें भी मैंने सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड करे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर इस समय आप 50 या 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे हैं इस समय, तो फिर आप आराम से पहुँच सकते हैं। 80 वर्ड पर मिनट तो आराम से पहुँच जाएंगे। आप 100-110 वर्ड पर मिनट पे भी आराम से पहुँच सकते हैं। आपकी स्पीड 3-3.5 महीने में आराम से हो जाएगी। मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा, पर ये मत सोचिए कि इम्पॉसिबल है, बिल्कुल हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको टेस्ट देना है, स्किल टेस्ट देना है 80 वर्ड पर मिनट पे, तो आपकी यहाँ पे स्पीड कम से कम 90 वर्ड पर मिनट तो होनी ही चाहिए। मतलब बिल्कुल आराम से 90 वर्ड पर मिनट आपको लिखना है, तो ही मतलब आप एग्ज़ाम में जो भी प्रेशर है, जो भी टेंशन है या फिर जो भी मतलब डिस्ट्रैक्शन होते हैं उनके बाद भी आप आराम से 80 वर्ड पर मिनट लिख सकते हैं। और अगर आपको 100 वर्ड पर मिनट पे लिखना है स्किल टेस्ट में जाके, तो फिर आपकी स्पीड कम से कम 110 होनी चाहिए, 110-120 के बीच में होनी चाहिए। और अभी से अगर आप और ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपकी स्पीड जो है 50-60 वर्ड पर मिनट है, तो आराम से आप 110-120 तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट मैं पॉइंट आपको बता देती हूँ कि ये एक मिथ है कि आपको स्पीड स्टार्ट करने के लिए पहले पूरी बुक ख़त्म करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि मैंने ये कई बच्चों में देखा है। अगर आपको पता होगा तो मेरे जो
स्टेनो के सर हैं, जो मेरे जो टीचर थे, वो अभी ऑल इंडिया में लोगों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। बहुत बहुत जगह मतलब ज़्यादा जगह से लोग हैं, नागालैंड से कोई है, कोई तमिलनाडु से है, उड़ीसा से है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, मतलब हर जगह से, ऑल ओवर इंडिया से लोग हैं। और बहुत लोग ये प्रॉब्लम बताते हैं कि जब वो अपने यहाँ पढ़ते थे कोचिंग में किसी टीचर से, तो वो लोग क्या करते थे, पहले पूरी बुक ख़त्म करवाते थे और उसके बाद स्पीड करवाते थे। इससे उनको पूरे प्रिपरेशन में कम से कम 2-3 साल का समय लग जाता था और फिर भी उनकी स्पीड नहीं आ पाती थी। ऐसे लोग भी मेरे सर के पास गए हुए हैं। सो आई नो कि ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पहले पूरी बुक ख़त्म होनी चाहिए और उसके बाद ही आप स्पीड मतलब लिख सकते हैं, अभी उसके बाद ही आप डिक्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये एक मिथ है। अगर आपको बुक कंप्लीट करनी है तो बिल्कुल आप बुक कंप्लीट करिए, लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको डिक्टेशन भी लिखते जाना है और आपको स्पीड इंक्रीज़ करते जाना है। इससे होगा क्या कि पहले हो सकता है कि आपको उतने शब्द चिन्ह नहीं आते, आपने उतना नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप पूरा सेंटेंस लिखते हैं, पर जो आपका हाथ चलाने का जो प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हाथ चलना चाहिए। वो जब भी आपने महसूस किया होगा कि जो लोग ज़्यादा लिखते नहीं हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं लिखना तो उनके यहाँ पे बहुत पेन होने लगता है। ये सारी प्रैक्टिस आपको ऐसे ही मिलेगी जब आप डिक्टेशन स्टार्ट कर देंगे लिखना। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बड़ा बड़ा लिखते हैं और आपको लगता है कि अच्छा मैं 50-60 वर्ड पर मिनट पे तो लिख ले रहा हूँ, लेकिन इससे आगे मैं नहीं पहुँच पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ, तो आपको पता चलता है कि आप कौन कौन से शब्द हैं जिनको आप छोटा कर सकते हैं और उससे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले कभी लिखेंगे नहीं तो आपको नहीं पता होगा कि आप कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आप बड़ा लिख सकते हैं, पूरा पूरा लिख सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं, वाक्यांश जिसे कहते हैं, वो हैं जिसको आपको छोटे में लिखना चाहिए। तो प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से आपको पता चलेगा कि आपको आगे किस चीज़ की ज़रूरत है। सो ये मिथ अगर आपके भी मन में है तो तोड़ दीजिए। बुक कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले आप बस बुक जैसे जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ शब्द आपने बनाने सीख लिया, उसके बाद आप डिक्टेशन आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी अगर आप वेट कर रहे हैं कि बुक ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं डिक्टेशन लेना शुरू करूँगा, नहीं, स्टॉप। अभी ही आपको डिक्टेशन लेना स्टार्ट करना है और जल्द से जल्द आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करना है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ पेन और पेंसिल में बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। मैं आपसे ये कहूँगी कि इसी समय आपको पेन या पेंसिल डिसाइड कर लेना है कि आप स्किल टेस्ट में किससे लिखेंगे, पेन से या फिर पेंसिल से, और उसके बाद सिर्फ उसी से लिखिए। मतलब आज से आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद जब तक आपका स्किल टेस्ट हो नहीं जाता आप उस पेन या पेंसिल को मत छोड़िए। अगर बात करें कि लोग पूछते हैं कि क्या बेटर होता है, तो ऐसा कुछ ही नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं वो बेटर होता है। मैंने आज तक सिर्फ पेंसिल से ही लिखा है और बहुत सारे लोग हैं जो आज तक सिर्फ पेन से ही लिखते हैं। वो अपने स्किल टेस्ट में भी पेन से उन्होंने लिखा हुआ, उनको वो कंफर्टेबल लगता है और मुझे पेंसिल से बहुत कंफर्टेबल लगता है। पेन से क्या फ़ायदे होते हैं वो तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने पेन से नहीं लिखा है, लेकिन मैं पेंसिल का बता सकती हूँ कि एक तो मतलब अगर आपका हाथ सेट है तो चाहे पेन हो चाहे पेंसिल हो। दूसरी बात यह है कि जैसे हम लोग स्किल टेस्ट में जाते हैं तो हमने कुछ जो शब्द हैं वो हिंदी में लिख दिया या इंग्लिश में लिख दिया, तो उसको हम बाद में इरेज कर सकते हैं और उसको वापस से शॉर्ट हैंड बना सकते हैं। जो हमारे पास 10 मिनट का टाइम मिलता है शॉर्ट हैंड अपना पढ़ने का, मैटर पढ़ने का। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे फ़ायदे होते हैं और किसी भी चीज़ में नुकसान नहीं है। लोग बोलते हैं कि पेंसिल की वो जो पॉइंट होता है वो टूट जाता है तो उससे प्रॉब्लम होती है। ऐसा होता नहीं। अगर आपके पास इतनी प्रैक्टिस है, आप 110 वर्ड पर मिनट पे लिख रहे हो, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आप बैकअप के लिए 1-2 पेंसिल लेकर जाओगे ही, तो ये सब मत सोचिएगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। आपको जिससे कंफर्टेबल लग रहा है, आप अभी जिससे लिख रहे हैं, आपको लगता है कि इससे मेरी स्पीड बनती है, ये मेरे हाथ में सही है, कंफर्टेबल है, तो फिर आप उसी से लिख सकते हैं। बट उसको अभी से ही आपको डिसाइड कर लेना है कि आप किससे लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और सारे लोग बताते नहीं हैं, खासकर टीचर्स आपको नहीं बताते हैं कि सारे शब्द चिन्ह याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है।
आप अगर याद करते हैं, आपको कुछ जैसे अगर 5000 शब्द चिन्ह हैं, उसमें से अगर आपको 3000 याद हैं तो आपके लिए बस इनफ है। मतलब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किताब में या फिर आपके टीचर ने जैसे जैसे चीज़ें या आउटलाइन आपको बनाने के लिए कही हैं वैसे ही आप उनको बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से वर्ड्स को आउटलाइन कर सकते हैं और उसका शॉर्ट हैंड बना सकते हैं। यही बात रही कि शब्द चिन्ह की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो शब्द चिन्ह आपकी किताब में दिया गया है वो ही आपको पूरे पूरे याद होने चाहिए, तभी आपकी स्पीड बन सकती है। आप कुछ शब्द चिन्ह तो जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसे तो याद करिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं और अपने हिसाब से उसका आउटलाइन बनाकर लिख सकते हैं। सो अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई सीनियर या फिर आपका कोई क्लासमेट ये कहता है कि अरे तुझे तो ये सब चिन्ह याद नहीं है तो तू कैसे लिखेगा लिखेगी, तो इन सब बातों पे भरोसा मत कीजिएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी स्पीड, और आप मैटर को जब कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं, तो उसमें आपके स्पेलिंग्स वगैरह सही होनी चाहिए। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है, बाकी आपको कुछ भी सोचना नहीं है कि क्या शॉर्ट हैंड था इसका, लोग क्या लिख रहे हैं, मैं क्या लिख रहा हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ आपको टाइपिंग अपने साथ लेकर ही चलना है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी तो लोग क्या करते थे कि बस एक कॉपी में मतलब वो लिखते जाते थे शॉर्ट हैंड, और फिर क्या करते थे, बहुत सारे तो ये करते थे कि बस उसको पढ़ लिया, उनको लगता था कि हाँ बस मैटर हो गया, मैंने ये प्रैक्टिस कर लिया, तो वो तो गलत है ही। दूसरी बात, वो लोग ये भी करते थे, अगर उसको ट्रांसक्राइब कर भी रहे हैं तो मोस्टली वो कॉपी में ही करते थे, कभी भी टाइप नहीं करते थे। और इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि आप जब एग्ज़ाम आने वाला रहता है और तब टाइपिंग शुरू करते हैं तो आपको उसका प्रैक्टिस नहीं रहता, तो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। अभी आपके पास 3-3.5 महीने हैं, आप आराम से मैटर्स लिखिए और उसको सीधा कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब कीजिए, कीबोर्ड पे ट्रांसक्राइब कीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। और दूसरी चीज़ कि जितने समय में आपको वहाँ पे ट्रांसक्राइब करना है उसकी मेन प्रैक्टिस बन जाएगी, और आपको ये नहीं लगेगा कि आपके पास समय कम है। तो आपका दोनों फ़ायदा होगा। एक तो आपका टाइपिंग का अगर इशू है कि मेरी स्पीड कितनी है, मैं कितना तेज़ लिख पाऊँगा, कितना धीरे लिख पाऊँगी, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात कि आपको ये प्रैक्टिस बन जाएगी कि डायरेक्टली शॉर्ट हैंड वाले कॉपी से आप देख के डायरेक्टली आप ट्रांसक्राइब करने लग जाओगे। ये प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी, तो आपके लिए टेस्ट में काफ़ी आसान होगा। ओके। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपकी अभी मतलब टाइपिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, सो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक टाइपिंग सीखा ही नहीं है तो प्लीज़ अभी से स्टार्ट कीजिए, वरना आप बहुत ज़्यादा धोखा करोगे अपने साथ और आपकी नौकरी के साथ। ओके, नेक्स्ट रिसोर्सेज की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि क्या क्या कर लूँ, मतलब क्या क्या लिख लूँ, न्यूज़पेपर भी लिख लूँ, ये भी लिख लूँ, वो भी लिख लूँ, ताकि कहीं भी कमी ना रहे। तो ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस समय आपके पास 3.5 महीने हैं। आप सिर्फ वो ही रिसोर्सेज को यूज़ करो जो रिलायबल हैं और जिससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। बहुत सारे लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे बैचेज आते रहते हैं, वो सब स्किल टेस्ट ऑब्वियसली पास करके आते हैं। उनके एक्सपीरियंस से ही मैं बता रही हूँ कि अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो फिर बस आपको रामधारी गुप्ता जी की बुक करनी है, खंड 1 और खंड 2, वो दोनों ही आप कर लीजिए तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप ग्रेड डी का स्किल टेस्ट देना चाहते हैं तो फिर आपके लिए खंड 1 भी सफिशेंट है, लेकिन अगर 2 कर लेते हैं तो फिर आपके लिए और अच्छा रहेगा। आपको स्पीड आपकी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी और आपके पास बहुत सारे वर्ड्स का आउटलाइन भी तैयार हो जाएगा। दूसरी, अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड करते हैं तो फिर कैलाश चंद्र की बुक मोर देन सफिशेंट है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा लिखना है तो आप प्रोग्रेसिव लिख सकते हैं, लिखिए। अगर आपके पास मतलब ये ऐसा है कि आपका कैलाश चंद्र भी ख़त्म हो जाएगा और फिर आप प्रोग्रेसिव लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिखिए, लेकिन कैलाश चंद्र बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर ख़त्म करिए और उसी से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एसएससी में बस उतना ही आना है। ओके, इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा मैटर्स, वो भी आप देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके भी आउटलाइंस आप बना लीजिए। और अगर आप वो मैटर देखेंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जैसा मैटर वहाँ पे बोला गया है आपकी बुक में लगभग वैसे ही कुछ मैटर्स हैं। बिल्कुल सेम मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं मिलेगा, लेकिन वर्ड्स वैसे ही मिलेंगे। हो सकता है वो स्पीच थोड़ी सी डिफरेंट हो, लेकिन जो वर्ड्स हैं उसमें वो वैसे मिलेंगे। तो आपके पास आउटलाइन तो पहले से तैयार होगी, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने से। एक साइट है likhostenoacademy.com, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जो मैटर्स बोले गए हैं मेरे ख्याल से 2018 और 19 का आपको उस पर मिल जाएगा, आप देख लेना। नहीं तो और भी वेबसाइट्स होंगी, आप उस पर भी देख सकते हैं, वो देख के आप मैटर को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि कैसे मैटर्स बोले जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अनसीन मैटर पे है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है अनसीन मैटर का कि वो सीन मैटर तो लिख लेते हैं लेकिन अनसीन नहीं हो पाता है, क्या करें, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील भी करते हैं। तो देखिए ये बात आपको माननी पड़ेगी कि अनसीन जो पैसेज होता है वो लिखने में 90% लोगों को तकलीफ़ होती ही है। अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये नहीं है कि बस आपको प्रॉब्लम हो रही है, 90% लोगों को, 99% लोगों को प्रॉब्लम होती है अनसीन पैसेज लिखने पे। तो आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं कि सीधे 10 मिनट का मैटर लिखना शुरू कर दिया अनसीन पैसेज पे, क्योंकि वो आपको टफ पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। जैसे आप 5 मिनट का पहले लिखिए, 3-4 मिनट का लिखिए, उसके बाद 5 पे आइए, फिर उसके बाद 6-7 मिनट का लिखिए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे अनसीन आप लिख सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि वर्ड्स जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। आपको कुछ वर्ड्स मिल सकते हैं, मतलब 15-20 वर्ड मिलेंगे जो आपके लिए नए हो सकते हैं। तो आप क्या करिए कि ये कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई नया बड़ा वर्ड मिलता है जिसको आप नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए बस, लेकिन उस जो बाकी जो सेंटेंसेस है उसको लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका सिर्फ कुछ 15-20 वर्ड्स ही छूटे और उसके बाद आप उसके जो आउटलाइंस है उसकी प्रैक्टिस करके आराम से उसको पूरा मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको अच्छे से आपको मतलब आ जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे लोग क्या करते हैं, अनसीन मैटर पहले ही सुन के उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, पसीने आने लगते हैं कि अरे बाप रे ये अनसीन है तो मैं नहीं लिख पाऊँगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आप लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या होगा कि मान लीजिए अध्यक्ष महोदय ऐसे स्टार्ट हो रहा है कोई अनसीन पैसेज, तो सोचिए कि ये जो सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मेशन है वो तो सेम ही रहेगा, बस उसमें कुछ वर्ड्स नए नए आएंगे जो आप हो सकता है आपने कभी आउटलाइन नहीं बनाया हो। तो जब भी आप लिख रहे हैं तो सेंटेंसेस पूरा करने की कोशिश कीजिए। जो वर्ड आपसे छूट गया या आपको आउटलाइन नहीं आता था, बस उस वर्ड को छोड़ दीजिए, बाद में उस आउटलाइन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके ज़्यादा वर्ड्स नहीं छूटते हैं, 15-20 वर्ड्स छूटते हैं, और जैसे जैसे ही आप ज़्यादा ही ज़्यादा मैटर्स की प्रैक्टिस करने लगेंगे वैसे ही आपका जो वर्ड्स छूटने का जो नंबर है वो कम होते जाएगा और आपको अनसीन पैसेजेस से डर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है और आपको क्या करना है कि मुझे जो सिंपल सेंटेंसेज हैं वो मैं जल्दी जल्दी लिखूँगा, अगर कहीं छूटता है तो मैं वो जो पर्टिकुलर वर्ड्स है बस वही छोड़ूंगा, तो आपके लिए ये पूरी जर्नी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि कितने मैटर्स आपको दिन में इस समय लिखने चाहिए। तो मेरे ख्याल से कम तो आपको 2 मैटर तो आपको लिखने ही हैं। और मैं ये 2 मैटर्स कैसे कह रही हूँ, 2 पूरे मैटर, मतलब कि उसको आपको अच्छे से 10 मिनट्स का जो है वो लिखना है। जिस स्पीड पे आपको एग्ज़ाम देना है उसी स्पीड पे लिखना है। 10 मिनट का आपको लिखना है और उसके बाद उसको पूरा ट्रांसक्राइब करना है। आपको सिस्टम पे ही ट्रांसक्राइब करना है। मैं तो कहूँगी आपको दोनों मैटर सिस्टम पे ही ट्रांसक्राइब करना चाहिए। कम से कम 2 मैटर आप सिस्टम पे ट्रांसक्राइब करें और उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी आप लिखते हैं वो आप कॉपी पे कर सकते हैं, पर 2 आपका होल होना चाहिए कि आपने लिखा 10 मिनट का, 10 मिनट उसे पढ़ा, उसके बाद डायरेक्टली उसको
सिस्टम पे वो किया, ट्रांसक्राइब किया, और उसके बाद उसको चेक कीजिए कि कहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, कहाँ क्या है, और उस पर अपना जो गलतियाँ हैं वो लिखिए। ऐसे ही आप धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, पर 2 तो कम से कम। और अगर इससे ज़्यादा की बात करूँ तो 5-6 तो आपको लिखने ही चाहिए। सब कुछ आप मतलब उस पर सिस्टम पर मत ट्रांसक्राइब कीजिए, 2 कर लीजिए सिस्टम पे, और बाकी 4 जो है वो अच्छे से लिखिए और उसके बाद कॉपी पे ही आप उसको ट्रांसक्राइब कीजिए। कभी ऐसा मत करिएगा कि बस आपने लिखा और फिर बस पढ़ लिया और आपको लगा कि हाँ हाँ ठीक है मेरी प्रैक्टिस हो गई। ये बहुत गलत तरीका है। इससे ना तो आपको स्पेलिंग का पता चलेगा कि आप स्पेलिंग सही लिखते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में, आप पैराग्राफ चेंज करते हैं सही से या नहीं चेंज करते हैं, आपने वर्ड कौन से सही या गलत लिखे थे, आपको कभी नहीं पता चलेगा। सो अगर आपको सच में जॉब चाहिए तो 2 मैटर एकदम पूरा सिस्टम पे ट्रांसक्राइब, और इसके अलावा 3-4 मैटर्स आपको कॉपी पे ट्रांसक्राइब करने वाले चाहिए, और ये लगातार आपको 3.5 महीने तक प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने लैंग्वेज पे काम करना है बहुत ज़्यादा। मतलब कि अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, हिंदी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, तो आपको हिंदी की जो वर्तनी है उस पर खास ध्यान देना होगा। आप जैसे शॉर्ट हैंड का आउटलाइन बनाते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए कि आप प्रोफेसर है, प्रोफेसर आपको लिखना है, तो वो आपको पहले नहीं आ रहा था, आपने उसका आउटलाइन बनाया, उसके बाद आप कई बार उसको बनाकर प्रैक्टिस करते हैं कि प्रोफेसर का आउटलाइन ये होता है। वैसे ही जो हिंदी का भी स्पेलिंग है या इंग्लिश का भी स्पेलिंग है, उसमें भी अगर आपको कोई स्पेलिंग बार बार आपकी रॉन्ग होती है तो उसे भी आपको कई बार लिख के उसे लर्न करना है। क्यों, आप सिर्फ शॉर्ट हैंड ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपने शॉर्ट हैंड सीख लिया इसका ये मतलब नहीं कि आपकी नौकरी लग जाएगी। आपकी नौकरी तब लगेगी जब आप उसमें गलतियाँ कम करोगे। आपने सब लिख लिया लेकिन अगर आपने स्पेलिंग्स ही हर जगह गलत लिखी है तो आपकी वो गलतियाँ कटेंगी और आप इस रेस से बाहर हो जाओगे। बहुत ज़रूरी है कि जिस भी लैंग्वेज में आप स्टेनोग्राफी कर रहे हैं उस लैंग्वेज पे काम करिए, उसकी वर्तनी सुधारिए। जो मोटे मोटे बड़े बड़े शब्द हैं उसको जैसे आप शॉर्ट हैंड में बना के प्रैक्टिस करते हैं वैसे उसकी हिंदी या इंग्लिश लिख कर भी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको उसकी वर्तनी या फिर उसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से आती हो। और लास्ट में मैं बात करूँगी जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस लैंग्वेज से, जो शॉर्ट हैंड एक तरह का लैंग्वेज है जिसे हम लोग मतलब छोटे में लिखते हैं। ओके, तो ये जो लैंग्वेज है इससे आपको थोड़ा प्यार तो करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते अरे यार क्या है ये, नहीं मन कर रहा है, नहीं लिखता हूँ, नहीं मन करता है, बिल्कुल अजीब लगता है। ये सारे थॉट्स आपको धीरे धीरे चेंज करने चाहिए। अगर आप जो चीज़ कर रहे हो उससे आप प्यार ही नहीं करोगे तो फिर आप उसे लंबे समय तक नहीं कर सकते। 3.5 महीने का टाइम ऐसे तैयारी करने के लिए तो काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो करने के लिए काफ़ी लंबा समय आपको लगेगा। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि इस लैंग्वेज के प्रति आपका प्यार बाहर आए। आप ये सोचिए कि ये वो लैंग्वेज है जो मुझे इतने पैसे देगा कि मैं अपने बिल्स पे कर सकता हूँ, जो मुझे इंडिपेंडेंट बनाएगा, जो मुझे इज्जत दिलाएगा, जो मेरी टेंशन कम करेगा, आज तक मेरी नौकरी की जो टेंशन थी वो कम करेगा। यही वो एक ज़रिया है और यही वो एक लैंग्वेज है। स्टेनोग्राफी का जो एग्ज़ाम होता है वो अभी तक भी ईजीएस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। तो सोचिए उसका रिटन टेस्ट इतना ईजी होता है, सारे लोग उसको पास कर देते हैं, बहुत सारे लोग पास करते हैं। लेकिन एक स्टेनोग्राफी का वही जो स्किल टेस्ट है वो ही टफ होता है, जिससे आपको होकर जाना होता है और उसके बाद आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको लाख इज्जत मिलती है, पैसे मिलते हैं और आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है, आपकी शादी हो जाती है। तो आपको वो उसको इज्जत देनी होगी कि हाँ ठीक है, यही है एक ज़रिया, यही भगवान है, इसको मुझे प्यार करना है और इतना ज़्यादा करना है कि मैं इतना बढ़िया लिखने लग जाऊंगा कि मुझे ये नौकरी पक्का से मिल जाएगी। और फिर नौकरी के बाद भी आपको वो यूज़ तो करना ही पड़ेगा। ऑफिसेज में थोड़ा कम यूज़ होता है आजकल, लेकिन आपको डिक्टेशन दिया जाएगा और आपको लिखना पड़ सकता है। सो ये था वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ क्लैरिटी आई हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो और आपको मदद मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।